Hello students, today we are going to talk about the poem Amanda by Robin Klein. In this poem, the poet has told about a girl named Amanda who is not happy with the instructions given by her mother. So she just imagines another world where there is no one to intrude or just restrict her freedom. बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको अगर माता पिता कुछ किसी काम के लिए मना करते हैं तो वो उस बात का बुरा मानते हैं, यानी उनको अच्छा नहीं लगता है। तो फिर वो सोचते हैं काश ये जो है ऐसा ना होता, माँ बाप ना टोकते ना रोकते, यानी हम अपनी मन मर्जी का जो भी चाहें वो करते। ऐसा ही कुछ इस पोएम में भी बताया गया है। Let us see the introduction. Every child feels that he is controlled and instructed not to do one thing or another. यहाँ पोइट कह रहा है कि हर बच्चा, मतलब जो कोई नहीं चाहता कि उसको कोई कंट्रोल करे या उसको डायरेक्ट करे, यानी इंस्ट्रक्शन दे कि ये मत करो वो मत करो। You too may feel that your freedom is curtailed. आपको भी लगता होगा, यानी आप सारे जो बच्चे हैं उनको भी लगता होगा कि उनकी जो स्वतंत्रता है उसको कम किया जा रहा है, नहीं बाधित किया जा रहा है। तो चलो देखते हैं इस पोएम में अमांडा क्या सोचती है जब उसकी माँ जो है उसको इंस्ट्रक्ट करती है, यानी कि उसको मना करती है कोई काम करने के लिए। लेट अस स्टार्ट द पोएम। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउशिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। Here you see that the girl Amanda, her mother is just asking her not to bite her nails, यानी कि अमांडा की जो माँ है उसको मना कर रही हैं कि वो अपने नाखून ना काटे, यानी ना चबाए। Don't hunch your shoulders अमांडा, यानी वो अपने कंधे जो है आगे झुका करके ना चले। हंच योर शोल्डर्स का मतलब कंधे झुका लेना आगे की तरफ, कुबड़ निकाल के चलने के लिए है, यानी उसकी माँ उसको मना कर रही हैं कि वो ऐसा ना करे। स्टॉप दैट स्लाउसिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, यानी उसकी माँ कह रहे हैं कि वो जो है एकदम सुस्त ना रहे, एक्टिव और एनर्जेटिक रहे। स्लाउचिंग का मतलब हो गया सुस्त, यानी कि हाथ पैर लटका करके बैठ जाना अनमने ढंग से। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे हाथ पैर लटका करके एकदम सुस्त नहीं बैठो, एनर्जेटिक होकर के सिट अप स्ट्रेट, यानी सीधे बैठो। अब ये तो इंस्ट्रक्शंस हैं माँ के। अब अमांडा क्या सोचती है इनके विषय में। देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब अमांडा जब अपनी माँ की ये बात सुनती है, उसको मना कर रही हैं कि वो अपने नाखून दांत से ना काटे, अपने कंधे मत उचकाए, या जो है एकदम ढीले होकर के ना बैठे, सीधे बैठे एनर्जेटिक होकर। तो अमांडा सोचती है देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी। यहाँ पर लैंग्विड का मतलब सुस्त, मतलब यानी शांत से है कि शांत। एमरल्ड का मतलब ग्रीन कलर से, यानी कि शांत हरा समुद्र हो। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहाँ पर वो सिर्फ अकेली हो, यानी और कोई ना रहने वाला हो। यानी अमांडा जो है इमेजिन करती है कि एक ऐसी जगह हो जहाँ मतलब शांत समुद्र हो और सिर्फ वही हो अकेली, और कोई ना हो वहाँ पर। और वो कैसे हो, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और वो एक मरमेड यानी जल परी की तरह जो है अपनी मन मर्जी से ब्लिसफुली यानी खुशी से इधर उधर तैरती रहे जल में, यानी पानी में जो है वो तैरती रहे। ड्रिफ्टिंग का मतलब तैरने से है, ब्लिसफुली मतलब खुशी से, यानी खुशी से वो तैरती रहे, उसको कोई रोकने वाला ना हो। So now the next paragraph is there where again some instructions given by her mother. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. अब फिर इस पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ में, फिर उस पोएट जो है बताता है कि उसकी माँ जो है फिर उसको रोक टोक रही हैं। वो पूछ रही हैं क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है, क्या तुमने अपना कमरा साफ़ सुथरे तरीके से कर लिया है, यानी सब चीज़ें व्यवस्थित रख दी हैं। टाइडी मतलब सारी चीज़ें व्यवस्थित रखने से है। आई थॉट, वो कह रहे कि मुझे लगा कि मैंने तुम्हें बताया था कि अपने जूते साफ़ कर लो। अब ये सारे इंस्ट्रक्शंस देने के बाद अमांडा की क्या थिंकिंग है वो अगले पैराग्राफ में है।
अब अमांडा सोच रही है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। यहाँ पर अमांडा सोच रही है कि वो काश वो जो है आर्फन यानी कि अनाथ होती, यानी उसके माँ बाप न होते, यानी कि उसको इतना बुरा लगता है, माँ उसकी इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, तो यानी कि वो सोचती है कि माँ बाप ही ना होते तो कितना अच्छा होता। रोमिंग द स्ट्रीट यानी गलियों में इधर उधर भटकते रहते अपने मन मर्जी से। रोमिंग का मतलब होता है फालतू में इधर उधर भटकना। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, और मैं वहाँ धूल में जो है पैटर्न यानी कि कलाकृतियाँ यानी कि जो भी आर्ट बनाती वो धूल में जो है अपने पैरों से, हस्ड का मतलब यहाँ शांत से, बेयर फीट यानी बिना चप्पल जूते पहने, तो अपने पैरों से जो है वह शांति से आर्ट बनाती यानी कुछ डिज़ाइन बनाती धूल में। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, उसको लगता है कि वो जो शांति है यानी शांत होकर के जब अपने मन मर्जी से काम करे तो वो बहुत ही प्यारी है, यानी कि बहुत ही सुहावनी है उसके लिए। और द फ्रीडम इज स्वीट यानी कि जब कोई उसको रोकने टोकने वाला ना हो, यानी अपने मन मर्जी से जो भी चाहे करना, तो वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि उसके माँ बाप हों और वो उनको रोकें और टोकें। Now the next paragraph, again there is some instructions given by the mother. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? अब यहाँ फिर माँ जो है इंस्ट्रक्शंस दे रही है। वो कह रही है कि अमांडा इतनी चॉकलेट मत खाओ बहुत ज़्यादा। स्वाभाविक सी बात है, बच्चे जब बहुत ज़्यादा टॉफ़ीज़ या चॉकलेट खाते हैं तो उनके माँ बाप उनको मना करते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनको नुकसान करेगी। अब यहाँ अमांडा को फिर बुरा लगता है। रिमेंबर योर एक्ने, वो बोलती हैं कि तुम्हारे मुहासे निकल आए थे बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाने से, तो याद रखो बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाओगी तो मुहासे, एक्ने का मतलब मुहासे, कील मुहासे जो चेहरे पे निकलते हैं जिनसे दाग धब्बे पड़ जाते हैं, तो वो उसकी अच्छाई के लिए ही है। फिर वो कहते हैं कि विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, वो कहते हैं कि मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देखो। जनरली होता है कि बच्चे जब उनके माँ बाप कुछ कह रहे होते हैं तो वो उधर दूसरी तरफ देखने लगते हैं, ध्यान नहीं देते, यानी कि उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेते और उनको बहुत बुरा लगता है जब उनके माँ बाप उनको कुछ सही बात समझाते और बताते हैं। अब फिर जब उसकी माँ जो है ये सारी इंस्ट्रक्शंस देती है तो फिर अमांडा सोचती है कि फिर एक काल्पनिक दुनिया के विषय में बात सोचती है वो। आई एम रेपेंजल, I have not a care, life in a tower is tranquil and rare, I will certainly never let down my bright hair। अब यहाँ अमांडा फिर सोचती है कि वो जो है रेपेंजल एक जो है परी थी जिसके बाल बहुत लंबे थे, ये एक कहानी है। तो वो सोचती है मैं भी रेपेंजल की तरह होती, आई हैव नॉट अ केयर, किसी भी चीज़ की मुझे चिंता नहीं होती, ना मुझे देखभाल करनी पड़ती। लाइफ इन अ टावर इज़ अ ट्रैंक्विल एंड रेयर, और वो सोचती है कि रेपेंजल की तरह मैं भी जो है एक ऊंचे से टावर में रहती जहाँ कोई उसको रोकने टोकने वाला न होता। ट्रैंक्विल का मतलब यहाँ शांत से है, रेयर मतलब दुर्लभ, यानी ऐसी स्वतंत्रता बहुत कम लोगों को मिलती है जैसे कि रेपेंजल के पास थी, यानी कि वो ऊंचे टावर में रहती थी, वहाँ और कोई नहीं पहुँच सकता था। और वो फिर कहती है लास्ट में कि आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और बोलती है कि मैं जो अपने सुंदर बालों को नीचे नहीं गिराऊंगी, यानी रेपेंजल की तरह। रेपेंजल के बाल इतने लंबे थे कि टावर से नीचे जो मतलब जो कोई भी आने वाला होता था उसके लिए वो बाल लटका देती थी और वो बालों को पकड़ करके ऊपर आ जाता था, ऐसी कहानी है। तो अमांडा सोच रही लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं अपने बाल नहीं लटकाऊंगी ताकि कोई मुझे आकर के डिस्टर्ब न करे। Now again there is some instructions given by her mother. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अब उसकी माँ कह रही है फिर से कि stop that sulking at once, यानी कि बुरा मान करके मत बैठ जाओ। सल्किंग का मतलब होता है किसी बात से लेकर के बुरा मान जाना, रूठ जाना, यानी कि किसी से बात न करना, कोई इंटरेस्ट ना दिखाना, तो ये सिचुएशन जो है सल्किंग होता है। तो वो अमांडा से कह रहे हैं इस तरह जो है रूठ करके
मुंह बना करके मत बैठो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, मतलब तुम्हारा जो मूड है हमेशा ख़राब रहता है, मतलब पता नहीं कब अच्छा रहता है कब ख़राब रहता है अमांडा। एनी वन वुड थिंक आई नैग्ड एट यू अमांडा। तो वो माँ उसकी कह रहे हैं कि कोई भी अगर तुम्हें देखेगा तो सोचेगा कि उसकी माँ जो है उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। यानी यहाँ नैग्ड का मतलब है कि किसी भी काम को बार बार रोकना, यानी कोई अगर कुछ काम गलत कर रहा है तो उसको बार बार टोकना या रोकना, तो वो जो है वो नैगिंग कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फिगर ऑफ स्पीचेज यूज्ड इन दिस पोएम। तो यहाँ जो पहली फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो वो है मेटाफर, यानी अमांडा जो है अपने को कंपेयर कर रही है मरमेड से या रेपुंजेल से। तो इन लाइनों में जो है फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर, यानी जहाँ पर वो कहती है कि देयर इज़ अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी अ मरमेड रिफ्रिंग ब्लिसफुली। मीन्स वो कहती है कि मैं एक मरमेड की तरह बिना किसी रोक टोक के तैरती रहूं। दूसरी फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो वो है रिपीटिशन, यानी यहाँ पर जो रिपीटिशन हो रहा है पोएम में वो वर्ड्स जैसे कि अमांडा है, डोंट, ये कई बार रिपीट हुआ, तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच हो गई वो रिपीटिशन है। अगली फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन। तो यहाँ पर एलिट्रेशन जो है कई जगह पर है, जैसे कि स्टॉप दैट स्लाउसिंग एंड सेट अप स्ट्रेट। तो यहाँ डिड यू टाइडी योर रूम। तो यहाँ स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, यहाँ पर एस जो कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड है वो बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन हो गई। और डिड यू टाइडी योर हेयर रूम, तो यहाँ पर जो यू जो है वाई वर्ड जो है, वाई लेटर जो है वो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर ये फिगर ऑफ स्पीच हो गई एलिट्रेशन। अगली फिगर ऑफ स्पीच है एल्यूजन। ये एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें कि राइटर जो यानी पोएट जो है ये बताता है कि कोई व्यक्ति जो है अपनी तुलना जो है किसी हिस्टोरिकल कैरेक्टर से करता है, यानी जो कि पहले हो चुका है वैसा। तो यहाँ पर अमांडा भी जो है अपनी तुलना जो है माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो मरमेड हैं जैसे कि रपुंजल है उनसे करती है, तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच हो गई वो एल्यूजन है। Okay students, this was the explanation of the poem and information about the figure of speeches. I hope the idea would be clear to you about the poem. Thank you for listening to me.